आप देख रहे हैं रेडलाइन इस्लामाबाद स्टूडियो से। आज हम बात करना चाह रहे हैं पाकिस्तान का इशू नंबर 1, पाकिस्तान की मईशत से अमूमन लोग परेशान होते हैं जब उसके अंदर तग़य्युर और तबद्दल आता है, लेकिन पहली मरतबा हमें महसूस हो रहा है कि पाकिस्तान के अंदर हर सेक्टर इस मुआशी बहरान से परेशान है। ज़ाहिर है इस सेक्टर के चंद हिस्से बड़ा माल भी बना रहे हैं और वो आपको बैंकिंग सेक्टर के प्रॉफिट से उसका अंदाज़ा होता है, लेकिन बैंकिंग सेक्टर सिर्फ पाकिस्तान का सेक्टर नहीं है। पाकिस्तान की कॉमर्स, पाकिस्तान की इंडस्ट्रीज़, पाकिस्तान का एनर्जी सेक्टर, पाकिस्तान का कंज्यूमर, पाकिस्तान की कॉटेज इंडस्ट्री, पाकिस्तान का फार्मर, आप जहाँ पर भी चले जाएँ लोग सहूलत लेने के बावजूद आपको कंप्लेन करते हुए नज़र आते हैं। और अब तो एहतजाज ऐसे हैं कि हर शहर में, हर जगह पर, हर तरफ से आपको ये आवाज़ें सुनाई देती हैं कि हम इससे मुतमईन नहीं हैं। तो ऐसा क्या है पाकिस्तान की मईशत में कि चंद सालों के बाद नौबत ई जा रसीद के हर तरफ से आपको हाहाकार नज़र आती है। आज के प्रोग्राम में हम ज़ेर बहस लाएंगे ये मौजू। साकिब रफ़ीक साहब हमारे साथ मौजूद है, सदर रावलपिंडी चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमें ज्वाइन किया। खलीक कियानी माहिर मईशत है, रोज़नामा डाउन के साथ काम कर रहे हैं, एनर्जी सेक्टर एक्सपर्ट है, इसके अलावा भी मुआशी मामलात को बहुत अच्छे तरीके से समझते हैं। खलीक आपका भी शुक्रिया। और हमें ज्वाइन कर रहे हैं खुर्रम हुसैन साहब, पाकिस्तान के बड़े माने हुए मुआशी तज्ज़ियाकार और रिपोर्टर। खुर्रम आपका भी बहुत शुक्रिया। और इसी प्रोग्राम में नाज़रीन आसिफ इनाम साहब भी हमें ज्वाइन करेंगे जो नायब सदर हैं FPCCI, चेयरमैन एप्टमा। और हमें बर्मिंघम से डॉक्टर हाफिज़ उस्मान राना ज्वाइन करेंगे जो डायरेक्टर हैं बिज़नेस फाइनेंस प्रोग्राम बर्मिंघम यूनिवर्सिटी। हम जानना ही चाहते थे कि जो बाहर एक्सपर्ट्स बैठे हुए हैं वो पाकिस्तान की इकॉनमी को कैसे देखते हैं। तो पहला राउंड जनाब हम कर लेते हैं क्विकली कि आपसे अगर 30-40 सेकंड में हम पूछ पाएँ, स्टार्टिंग विजू साकिब साहब, कि नंबर 1 पाकिस्तान की इकॉनमी का चैलेंज आपके ख्याल में क्या है? ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस और उसके साथ कंसिस्टेंट पॉलिसी का ना होना, एक फुकदान होना, किसी भी पॉलिसी की इम्प्लीमेंटेशन और उसको कंटिन्यूटी के साथ आगे लेके चलना। फिर ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस के अंदर कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस आ जाती है जिसमें इलेक्ट्रिसिटी प्राइस, इंटरेस्ट रेट के अंदर आ जाता है ना, इंडस्ट्री को कुछ फैसिलिटेशन ना मिलना, इस तरह की चीज़ें आ जाना। देन एक्सपोर्ट लेड ग्रोथ के ऊपर बात ना करना। ये तमाम चीज़ें अगर आप बिल्कुल समराइज़ करके मुझे जो छोटे से टाइम में बात करें तो इनके ऊपर देन फर्दर इनको फिल्टर डाउन अगर किया जाए तो इट हैज़ गॉट मल्टीपल ब्रांचेस जिसके ऊपर हम बात कर सकते हैं कि किस तरह से लॉन्ग टर्म पॉलिसी नहीं हो रही, किस तरह से जो इम्पोर्ट हमारी रॉ मटेरियल की इम्पोर्ट है उसके ऊपर ड्यूटीज़ बढ़ाई जा रही हैं, किस तरह से पावर टैरिफ को बढ़ाया जा रहा होता है जो कि एक डिस्कम्फर्ट लेवल हमारा पूरी इकॉनमी के ऊपर इम्पैक्ट जिसका होता है, इंटरेस्ट रेट को जिस तरह ऊपर लेके जाया जा होता है। देन देयर इज़ नो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी जिसको हम चार्टर ऑफ इकॉनमी की तरफ बार बार बात कर रहे होते हैं कि इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन की तरफ हम मॉडल की तरफ हम क्यों नहीं जा रहे। लेकिन टॉप पे आपने ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस यानी मुवाफिक माहौल फराहम करना जिसके अंदर आपका कारोबारी तबका सर्वाइव कर सके और उसके बाद थ्राइव कर सके और उसके साथ जुड़े हुए तमाम दूसरे लवाजमात जिसके अंदर सियासी इस्तेहकाम भी मौजूद है और बाकी मामलात भी हैं। योर टेक, क्या नंबर 1 इशू क्या है? सर मेरा ख्याल है कि जो स्टेट का प्रेडेटरी टाइप का जो अप्रोच है ना कि हर चीज़ को जहाँ मौका नज़र आए आवाम को चूसना है और उसमें उनका जो हिस्सादार है क्योंकि उनके जो इंस्ट्रूमेंट है वो ब्यूरोक्रेसी है, वो सिविल ब्यूरोक्रेसी भी है, वो मिलिट्री ब्यूरोक्रेसी भी है, वो जुडिशल ब्यूरोक्रेसी भी है, जिन्होंने इस स्टेट को जकड़ा हुआ और उस स्टेट को वो यूज़ करते हैं एज अ इंस्ट्रूमेंट कि जी ना को बिजली इस्तेमाल कर सके, यानी अगर किसी को बिजली में रियायत नरमी नज़र आ रही हो तो उसको उससे छीना जाए। अगर किसी कोई सांस ले सकता है टैक्स में तो उससे टैक्स की घात लगा के बैठे हुए हैं जी, घात लगा के बैठे और घात लगा के जो फ़ायदा हासिल करते हैं उससे रियासत नहीं चलती, अपना निज़ाम चलता है। हाँ जी, सिर्फ उनका निज़ाम चल रहा है, रियासत कमज़ोर होती है और उसकी वजह से ये है कि वो सारे जो हैं वो अपना अपना जब रियासत को कुर्बानी की ज़रूरत होती है, आवाम सारी कुर्बानी दे रही होती है, बिज़नेस कुर्बानी दे रहा होता है, इकानमी दे रही है, सार्फ दे रहा है, लेकिन वो जो 3 तबके हैं जी वो अपने आप को इन एनी केस वो अपने आप को बचा लेते हैं उस कुर्बानी से। दुनिया भर में रियासतें श्रिंक करती हैं और जो शहरी हैं, शहरी तबकात हैं, उनके लिए सहूलत फराहम की जाती है। यहाँ पे रियासत जो है वो शहरी तबकात का खून चूसती है, इस्तेसाल करती है। सबसे बड़ा इशू। खुर्रम, योर टेक, पाकिस्तान का मुआशी इशू नंबर 1। इशू नंबर 1 मेरे ख्याल में तो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है जो पिछले काफ़ी सालों से अब हम देख रहे हैं। इसका स्टार्टिंग पॉइंट जो मर्जी हम ले लें कि आई थिंक ये फैसला नहीं किया जा रहा है इस मुल्क में कि इस मुल्क को चलाएगा कौन, ठीक, और पावर में आएगा कौन। एक दफ़ा वो फैसला हो जाए तो उसके बाद हम बात कर सकते हैं कि फैसले होंगे कौन से, लेकिन पहले ये तो तय कर लिया जाए कि इसको चलाएगा कौन। और उसके राउंड ही अगर स्ट्रगल इस तरह से इतनी इंटेंस चलती रहेगी
तो वो फैसले नहीं किए जाएंगे, जो भी बैठा हो कुर्सी पे उससे वो वाले फैसले नहीं किए जाएंगे जिनकी अभी ज़रूरत है। तो दैट इज़ इशू नंबर 1। और आपके ख्याल में अब चले आ जाते हैं बाकी एक्सपर्ट्स में हम ज्वाइन करेंगे, ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस से शुरू कर लेते हैं जी। तो हमारा तो ख्याल है कि जो कारोबारी तबका है उसको काफ़ी सहूलत मुहैया है, आपके पास एक लॉबी मौजूद है, आपके पास चेंबर्स मौजूद हैं। मैंने पिछले दिनों आपके चेंबर के सारे पाकिस्तान से जो आपने लोग बुलवाए हुए थे उसका फंक्शन भी देखा। इट्स अ पावर हाउस। तो एक तरफ आप हैं, एक तरफ हम जैसे लोग हैं, सैलरीड वाले, ना हमारी आवाज़ है। तो जब आप भी कहते हैं कि ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस नहीं है, उससे मुराद क्या है? अच्छा तलत भाई, ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस के अंदर जैसे मैंने बात की, क्योंकि हमने 1 पॉइंट के ऊपर बात करनी थी, उसके नीचे अंदर आ जाते हैं। कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस की बात कर लेते हैं कि कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस भी कहीं ना कहीं इस तरह से रिलैक्सेशन होनी चाहिए। इसके बाद हम एक्सपोर्ट की बात करते हैं कि जी एक्सपोर्ट बढ़ानी है, हम इंडस्ट्रियलाइजेशन की बात करते हैं। बट आप पिछले कितने दिनों से कैपेसिटी चार्जेस के ऊपर बात सुन रहे होंगे, जो IPPs के साथ एग्रीमेंट्स उनके ऊपर बात सुन रहे होंगे कि उसमें हम कितने मतलब अराउंड अबाउट 1 ट्रिलियन रुपीज़ की कैलकुलेशन आ रही है कि जो हमें नहीं देना चाहिए कैपेसिटी चार्जेस में, हम दे रहे हैं। हम जहाँ पे बात हो रही होती है कि जी 17% उनको प्रॉफिट देना था, वो हम 42% उनको दे रहे हैं, वो ओवर प्राइसिंग हो रही है। सब कुछ कहीं ना कहीं आपको तो यूनिट वैसे सस्ते मिल रहे हैं, हमसे तो सस्ते मिल रहे हैं आपको। ओवरऑल अगर बात की जाए तो अभी जो रिसेंट डिमांड आई है कि इसको 9 सेंट्स पर किलोवाट किया जाए, ताकि जो इकोनॉमी है उसमें 300 मेगावाट्स की और पावर जनरेशन होगी। ग्रिड से आपके एक्सपोर्ट के ऊपर 500 बिलियन के हमारे पे एक्सपोर्ट के हमारे बड़े ऑर्डर्स हो सकते हैं। बिजली के साथ साथ इंटरेस्ट रेट, अब जब बात कर रहे हैं कि जी फाइनेंस मिनिस्टर साहब ने कुछ अर्सा पहले कहा जी 11.8% इज़ नाउ दैट आपकी जो इन्फ्लेशन है वहाँ पर आ चुकी हुई है, तो वाई नॉट इंटरेस्ट रेट को हम 12% या कहीं नीचे लेकर मुझे आज तक कभी समझ नहीं है। मैं सारी ज़िंदगी इसको मैं पढ़ता रहा, मैं खुरम साहब जैसे, खलीक साहब जैसे एक्सपर्ट से समझता रहा कि इन्फ्लेशन कैलकुलेट कैसे करते हैं। 1.5 महीना पहले जो थी वो 21 के ऊपर थी और अब 11 पे कैसे आ जाती है, मुझे समझ नहीं आती। बट यू आर सेइंग इंटरेस्ट रेट नीचे आए, आपके पास बैंक में लिक्विडिटी अवेलेबल हो, आप उसको बोरो कर सकें, मजीद इन्वेस्ट करें, आप इंडस्ट्री को चलाएं। अब अगेन ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के अंदर अगर हम बात करें तो मैंने कहा चार्टर ऑफ इकोनॉमी के ऊपर बात होनी चाहिए। वही बात जो अभी मेरे साथी दोस्त ने भी कही कि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, जहाँ की हम बात करते हैं कि पॉलिसी लॉन्ग टर्म पॉलिसी के साथ साथ पॉलिटिकल स्टेबिलिटी भी मुल्क के अंदर होनी चाहिए। कई हम कुछ देख लेते हैं तो एक इन्वेस्टर जो होता है, जो एक इंडस्ट्रियलाइजेशन की तरफ जा रहा है, जिसने भी मुल्क के अंदर पैसा लेकर आना है, वो थोड़ा सा घबरा रहा होता है, तो वो इंतजार कर रहा होता है। मैं बात करूंगा स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर, तो स्टॉक एक्सचेंज के सेंटिमेंट्स आर वेरी गुड राइट नाउ, क्योंकि वो एक लेवल प्लेइंग फील्ड होने की वजह से जो नए टैक्सेस लगे हैं। जिस तरह मुझे बाकी चीज़ों की समझ नहीं आती, मुझे स्टॉक मार्केट की भी, उसके सेंटिमेंट की भी समझ नहीं आती। आम मुल्कों में बड़ी संजीदगी से उसको लिया जाता है। मैं ज़रा थोड़ा सा इसके बारे में शुबे में मुब्तला होता हूँ कि वाकईतन इज दिस अ रियली जेन्युइन बैरोमीटर? जी ऐसा ही होता है, ऐसे ही होता है। स्टॉक मार्केट सेंटिमेंट शो कर रही होती है मुल्क की इकोनॉमी की। जिस तरह अगर कोई भी 4 बंदों के सेंटिमेंट शो कर रही होती है या सारी मार्केट, लेकिन शो कर रही होती है। हाँ, शो कर रही है, 4 से कुछ ज़्यादा बट शो जरूर कर रही होती है। बट अगेन एक इट्स अ गुड साइन ऑन वन एंड। दूसरी तरफ हम जो बात कर रहे होते हैं, मैं मिसाल के तौर पर जिस तरह आपने कहा कि तमाम पाकिस्तान के चेंबर्स हमने बुलाए, हमने एक 76 इकट्ठे किए, बट जो हमारी चार्टर ऑफ डिमांड होता है, जो हमारी उसकी डिक्लेरेशन होती है, उसको कोई इतनी अहमियत नहीं जा रही होती। कमाल बात कर रहे हैं, बिजनेस कम्युनिटी के नुमाइंदगान प्राइम मिनिस्टर बैठे हुए हैं, उनका सारे बिजनेसेस मौजूद हैं, ये बिजनेस हाउसेस उनके साथ अटैच्ड हैं, शुगर इंडस्ट्री वाले हैं, आटे वाले हैं, रियल एस्टेट वाले हैं, फिर आपकी बात क्यों नहीं सुनते वो? दे हैव गॉट सर्टेन लिमिटेशंस। आपको पता है कि बजट के ऊपर थोड़ा सा वी हैव टू लिसन टू द IMF फॉर सर्टेन कंडीशंस। हमारी प्राइम मिनिस्टर साहब से भी मुलाकात हुई, तमाम चेंबर्स के प्रेसिडेंट्स को उन्होंने बुलाया, और यकीन कीजिए कि पहले 2 से 3 मिनट के अंदर जो उन्होंने सारी बातें की, तो जब मेरी बारी आई तो मैंने कहा कि लग नहीं रहा कि आप टेबल के उस तरफ बैठे हैं, आपको तो हमारे सारे प्रॉब्लम्स पता हैं। ये देखिए, ये भी मार्केटिंग का तरीका देखें, उन्होंने कन्विंस कर लिया कि आप मेरे साथ दरखास्त लेके आए, लेकिन मैं आपसे बड़ा दरखास्त करूँगा। लेट मी हियर, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट जो है वाकईतन बिजनेस को हर्ट करती? सर डेफिनेटली करती है, उसमें तो कोई शक नहीं। लेकिन ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस में सबसे तो जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि जब आप परमिट लेने के लिए जाते हैं, किसी चीज़ का NOC लेने के लिए जाते हैं, तो वो जिन दायरों में आपको घूमना पड़ता है वो दुनिया में मेरा ख्याल नहीं होता। मतलब जिस तरह की अपना सैलरीड क्लास जो स्क्वीज़ हुई है, उनमें बेशुमार लोग होंगे जो चाहते होंगे कि वो कारोबार कर लें, छोटा कारोबार, छोटा कारोबार कर लेंगे, अपना फ्रीडम ले लें जो सोशल सिस्टम है उसमें से। लेकिन इस खौफ से मैं बेशुमार लोगों को जानता हूं कि जो सिर्फ इसलिए बिजनेस में नहीं करना, छोटा कारोबार नहीं करना चाहते कि जी कागज ही इतना है जी, रिश्वत कौन देगा जी। मैंने तो सारी ज़िंदगी अपने आप को बचा के रखा, रिश्वत किस को दूँ। ये जो चीज़ है ना जी, सबसे मेरा ख्याल जो वो मेरा ख्याल नहीं कहना चाहते, उनको उन लोगों से डील करना होता है। लेकिन ये सबसे बड़ा टैक्स है कि आपको किसी चीज़ की हर जगह परमिशन के लिए आपको पैसे देने पड़े। और जैसे उन्होंने बात की कि आगे चलते हुए फिर
जैसे मैंने पहले जिक्र किया था कि वो जो 3-4 ग्रुप्स हैं वो आपको आगे निकलने नहीं देते। मतलब आप सारी ज़िंदगी टैक्स देते हैं इन द शेप ऑफ रिश्वत, करप्शन, और फिर एट द टाइम ऑफ टैक्सेशन फिर वो तीनों ग्रुप जो है वो अपने आप को बचा लेते हैं, वो सारा जो टैक्स का बर्डन है वो दोबारा सैलरी ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के अंदर जो एक बड़ा चैलेंज है। खुरम जरा इसके ऊपर वापस आएगा। ये फैसला साजी से भी मुंसलिक है। हमने दुनिया भर में देखा ममालिक ने अपनी जिन्होंने मीशत खोली उन्होंने अपने अंदरूनी बिजनेस को सहूलत फराहम की। जब मुकामी बिजनेसमैन ने इन्वेस्ट करना शुरू किया तो बाहर के बिजनेसमैन को भी पता चला कि जी यहाँ पर एक्सपर्ट्स अवेलेबल हैं, यहाँ पर HR डेवलप्ड है, यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद है, यहाँ पर मार्केट जो है उसकी असेसमेंट हुई हुई है, और यहाँ पर आएंगे तो ठीक है कुछ थोड़े से हमें पाम्स ग्रीस करनी पड़ेगी लेकिन काम हमारा जल्दी हो जाएगा। तो ये तो सारी दुनिया में जो सिक्का राजुल वक्त है, हमें क्यों नहीं समझ आती, हम क्यों नहीं इसको इंप्लीमेंट कर पाते? आई डोंट नो तलत। आई थिंक बेसिकली दो अलग अलग चीज़ों की बात साथ साथ की जा रही है अभी। एक है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस और दूसरी बात कर रहे हैं कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस। अब ये दोनों चीज़ें लिंक होती हैं, एक दूसरे के साथ आके मौक़ों पे जुड़ जाती हैं, लेकिन है बुनियादी तौर पे दो अलग चीज़ें। ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस का ताल्लुक है ज़्यादातर आपके इदारे किस तरह से फंक्शन कर रहे हैं, किस तरह ऑपरेट कर रहे हैं, और कितना ट्रस्ट है बिजनेस और इन्वेस्टर कम्युनिटी और इदारों में, चाहे वो रेगुलेटर हो या टैक्स अथॉरिटी हो या इवन लोकल गवर्नमेंट हो या प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स हो, जिनके साथ उनको करना पड़ता है इंटरैक्ट। कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस एक अलग चीज़ है। अब जैसे बिजली की कीमत तो तब चढ़ेगी अगर आपकी डिवैल्यूएशन होएगी, देयर इज़ नो अदर वे। पेट्रोल की कीमत चढ़ेगी अगर रुपया डिवैल्यू होगा, देयर इज़ नो अदर वे। और अगर गवर्नमेंट नोट छाप छाप के अपने फिस्कल डेफिसिट को फाइनेंस करेगी तो डिवैल्यूएशन तो होएगी, देयर इज़ नो अदर वे। तो ये चीज़ें मैक्रो इकोनॉमिक परफॉर्मेंस के साथ लिंक होती हैं फिर कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस जो है। एंड वहाँ पे मेरे ख्याल में बिजनेस कम्युनिटी जो है दे हैव टू लर्न टू कैरी देयर शेयर ऑफ द बर्डन। ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस के लिए वो रिफॉर्म्स मांग सकते हैं, लेकिन अगर बिजली की कीमत चढ़ रही है तो आई डोंट थिंक कि ये आर्ग्यूमेंट आप कर सकते हैं कि सनतकारों को उससे महफूज रख लें, क्योंकि फिर वो बोझ किसके ऊपर डलेगा? वो मेरे ऊपर डलेगा, वो आपके ऊपर डलेगा, वो खलीक कियानी के ऊपर डलेगा। मोस्ट इंपॉर्टेंटली तलत वो आपके व्यूअर्स जो अभी घर पे बैठे हुए देख रहे हैं आपका प्रोग्राम, उनके ऊपर वो बोझ आएगा। तो ये वाला आर्ग्यूमेंट कबूल नहीं किया जा सकता कि बिजनेसेस को प्रोटेक्शंस दे के, उनको इंसेंटिव्स दे के हम लोग इन्वेस्टमेंट को प्रमोट करें पाकिस्तान में। दैट इज़ नॉट अ सस्टेनेबल वे। अलबत्ता गवर्नमेंट रिफॉर्म्स एंड गवर्नमेंट में ट्रस्ट इंक्रीज करना जो है दैट इज़ द करेक्ट वे, और लेवल प्लेइंग फील्ड वहाँ पे प्रोवाइड करके देन आई थिंक फॉरेन इन्वेस्टर एंड डोमेस्टिक इन्वेस्टर जो है उनका कॉन्फिडेंस रिवाइव हो सकता है। तो ये आप कह रहे हैं बुनियादी तौर पर कि आप माहौल के मुताबिक अपनी खाल को ज़रा सख्त करें और माहौल को इस्तेमाल करते हुए गैर ज़रूरी कंसेशंस पर तकिया ना करते हुए अपना बिजनेस करना सीखें। आई एम श्योर बिजनेसमैन फाइंड अ वे टू डू बिजनेस। तो गैर ज़रूरी कंसेशंस की कॉस्ट जो है लोगों की तरफ जाती है। आसिफ इनाम साहब ने हमें ज्वाइन किया, नायब सदर हैं FPCC एंड चेयरमैन एप्टमा। आसिफ साहब अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। ये फरमाइएगा आपकी नज़र में पाकिस्तान की मईशत का इशू नंबर 1 क्या है इस वक्त? इशू नंबर 1 वैसे तो बहुत सारे इश्यूज हैं जिसमें आपकी रेगुलेटरी हर्डल्स के वगैरह। सबसे बड़ा इशू आप 70% जिसे समझें वो एनर्जी कॉस्ट है, जो हमारी रीजन में जो है वो 3 गुना ज़्यादा है। एनर्जी कॉस्ट रीजन में 3 गुना ज़्यादा है, और आपके ख्याल में एनर्जी कॉस्ट इतनी बड़ी क्यों है? ज़रा मैं आपके मुंह से सुनना चाहता हूँ, उसकी क्या वजह? एनर्जी कॉस्ट इसलिए बढ़ी हुई है कि हमारे पास 22,000 मेगावाट का डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है और हमने 43,000 मेगावाट जो है वो ख़रीदी हुई है, जिसके पैसे हम लोगों से लेना चाहते हैं, और वो टेक और पे ली हुई है कि चाहे आपको बिजली बने या ना बने, बमाए नफ़ा हम उस सनतकार को पैसा देंगे, जो पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा कंसेशन है, और उसको टैक्स फ्री हम 18% देंगे बग़ैर किसी कारीगरी के। वो कारीगरी कर ले तो 70% ले ले तो वो भी टैक्स फ्री होगी। तो दिस इज़ वन ऑफ द मेन रीज़न के जिसने जब से ये IPPs आने शुरू हुए हैं, कम ज़्यादा मुल्क में सनत का जो है वो शेयर इन GDP कम हो गया है। जहाँ तक हम बात करते हैं कि जी 9% GDP है, तो आप पहले टैक्सेबल GDP की बात करें ना, तो टैक्सेबल GDP तो आपका है ही 26-27%। ठीक, बाकी अगर आपने 70% को छोड़ा हुआ है तो जो दे रहे हैं वो तो ऑलरेडी 27-30% से ऊपर अपने हिस्से का टैक्स दे रहे हैं। और दूसरे हम तो ये नहीं कहते, हम तो ये कहते हैं कि भाई ये IPPs गलत लगे हैं,
ये सिस्टम नहीं था, लगे हैं और मज़ीद लग रहे हैं। 17,000 मेगावाट अभी मज़ीद आएगा। जून टू जून एनर्जी कंजम्पशन 18% डाउन हुई है, उससे पिछले से जाएंगे और ज़्यादा डाउन होगी। दिसंबर 2022 के बराबर कंजम्पशन मई 2000 जो हमारे पीक मंथ्स होते हैं उसकी कंजम्पशन आई है। तो इसका मतलब यह है कि हमारी एनर्जी कॉस्ट इतनी ज़्यादा है कि लोग बंद हो रहे हैं। ये तो हमारा सवाल होना चाहिए कि इंडिया में जो चीज़ बिजली 6 सेंट की है वो हमारे अब 18 सेंट की क्यों है। ठीक ठीक, एनर्जी कॉस्ट पे इस पे आगे हमें नहीं बताना चाहिए कि लिव विद इट। ठीक है ठीक है ठीक है, दैट्स फेयर इनफ। आईपीपीएस के ऊपर आईपीपीएस को टेक अप कर लेते हैं, डायरेक्टली रिलेटेड टू यू। आई थॉट आप आईपीपीएस की बात करेंगे, लेकिन आपने प्रेडेटरी स्टेट का जिक्र किया। आईपीपीएस के वो कहते हैं फारिग करें इन मुआहदों को, सारी मईशत इससे तंग है, इनको रिव्यू करें, निकाल बाहर फेंकें, मुमकिन है? सर कैसे मुमकिन है? ये तो सोवरन की कमिटमेंट है और सोवरन ने कमिटमेंट उस वक्त की थी। सॉवरन ही चला रही है सारी की सारी, सॉवरन तो अवाम है, बिजनेसमैन है, पाकिस्तानी चला रहे हैं। सर देखा ना, कितनी कंपनियां इसके हावी कैसे हो सकती हैं? सर हमें ये नहीं भूलना चाहिए। मुझे ये अच्छा लग रहा है कि एक बिजनेस दूसरे बिजनेस के सामने पिच हो रहा है, मुझे ये अच्छा लग रहा है ऑनेस्टली। लेकिन सूरत हाल ये है कि हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि जब हमने IPPs लेना शुरू किए थे तो उस वक्त हमारे पास शॉर्टेज कितनी थी, हमारे पास लोड शेडिंग कितनी होती थी। क्या उस लोड शेडिंग में हम आज गुजारा कर सकते हैं? महंगी है लेकिन है। आपको लोगों ने उनका मजाक बनाया था जब वो राजा परवेज अशरफ ने कहा कि सबसे महंगी बिजली तो वो है जो आपके पास नहीं है। उनका नाम रख दिया था राजा रेंटल क्या। तो कहने का मकसद ये है कि जी वो कॉन्ट्रैक्ट आपने किए थे, उन कॉन्ट्रैक्ट्स के ऊपर डिबेट हो सकती है। उनमें जो पाकिस्तानी थे उनके ऊपर जितना आपने स्क्वीज़ करना था उनको कर लिया। इशू ये है कि किसने उस वक्त नहीं, वैसे क्या होगा अगर हम उनको निकाल बार पे? आई एम जस्ट ट्राइंग टू अंडरस्टैंड व्यूअर के लिए क्या होगा। लोग कहते हैं जी कि आपने इतनी 10 12 14 15 कंपनीज हैं, उन्होंने सारे पाकिस्तान की मईशत को गर्दन से पकड़ा हुआ है, सब चिल्ला रहे हैं। सर ये भी तो डिफ़ॉल्ट है, मतलब आप अगर उठा बार फेंकेंगे तो ये डिफ़ॉल्ट है, ये स्टेट का डिफ़ॉल्ट है और वो किसी को बर्दाश्त नहीं होगा। आप एक तरफ तो वो वाली डिफ़ॉल्ट की बात कर रहे थे कि जो हमारे पास डॉलर नहीं है पे कर, हम इनको भी पे नहीं कर रहे। इशू ये है कि हम ये भी भूल जाते हैं कि 2019 में तब तक तो कोई इशू नहीं था, महंगी थी लेकिन ये वाली हाहाकार नहीं थी। तो पहले साल में यानी 2019 की जो डिवैल्यूएशन थी उसमें 286 बिलियन रुपीस का इम्पैक्ट सिर्फ डिवैल्यूएशन की वजह से आया। उसके ऊपर ऐड करें जो दोनों तो आईपीपीएस जो है वो तो ठहरे हुए हैं, वो तो कहीं जाने के नहीं। नहीं वो कहीं नहीं जा सकते। क्या हो सकता है? उसमें गुंजाइश ये है कि जी आप उनके जो विद इन कॉन्ट्रैक्ट्स उनकी जो ऑडिट करें। ऑडिट में से बहुत सारी चीज़ें, कितना फर्क पड़ेगा पर यूनिट? बकौल नेपरा के जो मेंबर टैरिफ हैं जो इस वक्त के, उनके ख्याल में 2.5 से 3 रुपए का इम्पैक्ट ना ही करें, उनको 2.5-3 ऊपर दे दें। व्हाट इज योर टेक ऑन आईपीपी? मेरा टेक थोड़ा सा इसमें ऐड ऑन करना चाहूँगा। एप्टमा के भी वाइस प्रेसिडेंट ने ये बात की। एक्चुअली हो क्या रहा है कि अभी आई वाज गोइंग थ्रू अ ट्रिब्यून आर्टिकल ना, उन्होंने मई में लिखा था, उसमें लिखा ये है कि एक्सपेक्टेडली कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी विल बी 1.3 ट्रिलियन फॉर नेक्स्ट ईयर एंड जो कैपेसिटी चार्जेस हैं 2.1 ट्रिलियन है। तो आप समझें कि 70% हमारे बिल का हिस्सा तो हम कैपेसिटी चार्जेस में दे रहे हैं। देन अगेन पाकिस्तान के एक बहुत बड़े बिजनेस टाइकून, उनका एक मैं इंटरव्यू सुन रहा था कि अगर सिर्फ IPPs के इन एग्रीमेंट्स को आप रिव्यू कर लें जो उन्होंने ओवर प्राइसिंग की हुई है, एक बिल को उन्होंने कहा कि अगर आप देख लें तो 500 अरब रुपए का फ़र्क उसमें से निकल आता है, तो कहते हैं हम आउट ऑफ 2.1 ट्रिलियन 1 ट्रिलियन एक्स्ट्रा पे कर रहे हैं। ठीक, सो दिस इज़ 1 ट्रिलियन। अगर हम 70% का हाफ करें तो 35% हम एक एक्स्ट्रा पे करें करेंगे। उन्होंने कहा पाकिस्तान के इन तमाम एग्रीमेंट्स को रिव्यू होना चाहिए। मेरी क्या गुजारिश है? मेरी गुजारिश है कि खुदारा पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान की कौम के लिए, इसकी मईशत के लिए साफ़ नीयत के साथ अगर बैठ जाए, 40 अफराद हैं ना जिनकी हम बात कर रहे होते हैं कि जिनके साथ सारे लिंक्ड है, इनको रिव्यू कर लिया जाए। हम ख़त्म करने की बात नहीं कर रहे, हम डिफ़ॉल्ट करने की बात नहीं कर रहे, इनको रिव्यू करके अब वो बात हो रही है कि जी हम इनको इक्विटी के ऊपर 17% हमने इंटरेस्ट देना है या हमने प्रॉफिट देना है, बट इन एक्चुअली 42% प्रॉफिट बन रहा है। सो देयर आर सम लूप होल्स। 40 का नंबर जो है ना ये है वैसे बड़ा खतरनाक, अली बाबा वाली कहानी याद आ रही है। लेकिन वापस जरा चलते खुरम, इंटरनेशनल सॉवरन गारंटीज IPPs के साथ अगर कोई बदनीति पर मबनी या फॉल्टी कॉन्ट्रैक्ट है सॉवरन गारंटी के साथ, तो रिव्यू तो हो सकता है कि नहीं? नहीं, बहुत मुश्किल होगा तलत। खलीक यानी हमें सही याद दिला रहे हैं कि यहाँ सॉवरन गारंटीज़ हैं और इन सारे कॉन्ट्रैक्ट्स में इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन के क्लॉजेस मौजूद हैं और माजी में यही लोग हुकूमत पाकिस्तान को इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन में ले चुके हैं। अब वो अलग बात है कि वहाँ पे फैसला आने से पहले इनका आउट ऑफ कोर्ट के आउट ऑफ द आर्बिट्रेशन प्रोसेस एक सेटलमेंट हो गया था,
तो उस मामले को प्रेस करने की ज़रूरत नहीं पड़ी थी। लेकिन इस दफ़ा अगर आई थिंक बहुत ज़्यादा उनको प्रेस किया गया तो दे कैन ईजिली गो टू इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन। और वहाँ पे हमने देखा है जैसे रिको डिक जजमेंट पे हुआ था कि पाकिस्तान के ऊपर वही जो पैसे आप यहाँ पे बचाने की कोशिश कर रहे हैं वो किसी इस किस्म के आर्बिट्रल अवार्ड के तहत आपको वहाँ से देने पड़ जाएंगे। एक दो चीज़ें आई थिंक कैपेसिटी पेमेंट्स में समझना बड़ा ज़रूरी है कि अमाउंट्स वाकई में बहुत बड़े हैं, लेकिन पहली चीज़ तलत ये एक सनतकारों का यानी कि ये कैपिटलिस्ट बिजनेस ओनर्स की आपस की एक लड़ाई है। इसमें एज सच ना मेरा ना आपका और ना मोस्ट इम्पॉर्टेंटली आपके व्यूअर्स का कोई इंटरेस्ट है इसमें। ये इनकी आपस की लड़ाई है और एक सेक्शन ऑफ मैन्युफैक्चरर्स दूसरे की तरफ इशारा करके कह रहे हैं कि उससे पैसे उसके इतने क्यों पैसे बन रहे हैं, मेरे कम बन रहे हैं। दैट्स ऑल। अगर आप सॉवरेन गारंटीज़ या कैपेसिटी पेमेंट्स की बात कर रहे हैं तो इसी किस्म की गारंटीज़ और कमिटमेंट्स और एग्जेम्पशंस और इंसेंटिव्स तो तमाम और इंडस्ट्रीज़ को भी मिले हुए हैं। और अगर बाकियों से हम पूछना शुरू कर दें वो कहने लग जाएंगे कि भाई रियल इस्टेट में आप देखें कितने पैसे गए हैं, उनकी टैक्स कंट्रीब्यूशन क्यों इतनी कम है। और जब उनके ऊपर कोई टैक्स लगाने की बात करे तो आप देखेंगे कौन कौन सामने आता है उनके हक में बोलने के लिए। कोई और कहने लग जाएगा कि रिटेलर्स की क्यों इतनी कम कंट्रीब्यूशन है, जहां सर्विसेज सेक्टर इज मोर देन 50% ऑफ योर जीडीपी, तो और उसकी जो टैक्स कंट्रीब्यूशन है नोवे इन। लेकिन खुर्रम कता कलाम एक वजाहत देते तो आईपीपीज के मामलात की वजह से जो कॉस्ट है वो तो नेशनल कॉस्ट है ना। सेक्टोरल जो कंसेशंस होंगी वो हो सकता है उसका नुकसान किसी को उठाना पड़ता हो और उठाना पड़ता है, लेकिन वो ज़्यादा डायरेक्टेड है। ये तो नेशनल कॉस्ट है ना, पर यूनिट कॉस्ट अगर ऊपर जा रही है। बट तलत वो भी एक सेक्टोरल कॉस्ट है। बेसिकली आप कैपेसिटी को सस्टेन करने के लिए, उसको इंस्टॉल करने के लिए पे कर रहे हैं उधर, और पावर सेक्टर में इसकी ज़रूरत इसलिए होती है कैपेसिटी पेमेंट्स की क्योंकि पाकिस्तान में सिंगल बायर मॉडल चल रहा है बिजली का। अगर आप $1 अरब लगा के एक पावर प्लांट खड़ा करेंगे, आपके पास एक कस्टमर है सिर्फ जिसको आप बेच सकते हैं और वो है गवर्नमेंट। ठीक, तो आप नेचुरली पूछेंगे कल को अगर ये कस्टमर मेरा मुकर जाए तो मैं क्या करूँगा। ठीक, ओके, लेट मी टेक अ ब्रेक है। आई एम श्योर आसिफ इनाम साहब और साकिब रफ़ीक इसके ऊपर रिफ्लेक्ट करना चाहेंगे कि मामला इतना सादा नहीं है, ना ही ये बड़ा कोई इशू है। हालांकि जो नंबर्स हैं वो अस्टाउंडिंग नंबर्स हैं और जो कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है वो रीजन में सबसे ज़्यादा है। बल्कि एक तो रिपोर्ट में देख रहा था कि बैन-अक़वामी तौर पर भी जो डेवलप्ड ममालिक हैं उनसे कहीं ज़्यादा कॉस्ट हम पे कर रहे हैं और रहते हम अंडर डेवलप्ड मुल्क के एक हिस्से में हैं। ब्रेक के बाद प्रोग्राम में खुशामदीद नाज़रीन। पाकिस्तान की मईशत जिसके ऊपर सबको परेशानी है और इसके मसाइल सब पर असरअंदाज होना शुरू हो गए हैं, उसको हमने आज मौजूए गुफ्तगू बनाया हुआ। आसिफ साहब, आपने खुर्रम की बात सुनी और उससे पहले खलीक क्यानी ने भी जिक्र किया कि कहना आसान है, करना मुश्किल है और इतना बड़ा मसला भी नहीं है कि जिसके ऊपर आप एक कोई बहुत रेडिकल फैसला लें और इसके ऊपर इंटरनेशनल गारंटीज़ हैं। यू कांट डू मच। योर टेक आसिफ साहब। सब इसमें कई चीज़ फैलेसीज़ हैं। नंबर एक ये कि ये सॉर्वेंट गारंटी है वो अपनी जगह है। दूसरे जहाँ तक हमने अभी 3900 गंदम की प्राइस थी और हमने 2500 करा, उनको ग्राफ दिखा दिया कि इंटरनेशनल प्राइस गिर गई है, अब हम नहीं उठा रहे। वो भी अनफॉर्चुनेटली मेरे नज़दीक डिफ़ॉल्ट में ही आता है। तो आज आईपीपी को 31 सेंट वाले को दिखा दें कि 3 सेंट हो गया है तो वो हम कहते हैं कि जी कोई पता नहीं आसमान ज़मीन गिर जाएगा। दूसरे इसमें सबसे बड़ी फैलेसी ये है कि ये बिज़नेस और उसका है मसला। ये कोई बिज़नेस का मसला नहीं है। सबसे बड़ा आईपीपी खुद हुकूमत पाकिस्तान है जिसके 13,000 हैं जो 19,000 होने वाले। तो सबसे पहले हमारी जितनी टोटल कैपेसिटी है 22,000 मेगावाट वो तो टोटल हुकूमत की है। उसके बाद जितनी स्पेयर कैपेसिटी उन्होंने प्राइवेट सेक्टर से लगवाई है उसकी ज़रूरत ही नहीं थी, उसके सिर्फ हम फिक्स कॉस्ट दे रहे हैं। अच्छा, उसके बाद ये तमाम है। हम तो कहते हैं कि फोरेंसिक ऑडिट कराएं, आप कॉन्ट्रैक्ट को छेड़े ही नहीं। आप फोरेंसिक ऑडिट कराएं, उन्होंने अगर जाली कागजात सबमिट किए हुए हैं आप उनको लोकल प्रोसिक्यूट करें, उसका लंदन से क्या ताल्लुक है। ठीक ठीक, अगर ओवर इनवॉइस हुई है वो उसका लंदन से क्या ताल्लुक है। मिस डिक्लेरेशन है उसका इंटरनेशनल कॉन्ट्रैक्ट करते हुए तो उसका क्या ताल्लुक है। वो तो सारे लोकल फैक्टर्स हैं। ठीक है, ठीक है ना। जो लोकल लॉ की चीज़ें हैं आप पहले उनको एक तरफ आइसोलेट करें और उसका फोरेंसिक ऑडिट करें और उसको टेकअप करें। इसमें कौन सी कोई सॉवरेन गारंटी, तो बड़े दूर की बात है। वो खुद करेंगे नेगोशिएट, क्योंकि जैसे हमारे पैटर्न इन चीफ ने कहा है कि सारे टेंटेड कॉन्ट्रैक्ट्स हैं।
टेंटेड कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। वैसे कोई खलीक साहब कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस वगैरह नहीं करवा सकते? हमारे यहाँ तो प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हो जाती है, 40 बंदे हैं तो उसमें से एमनेस्ट हैं कि सारे के सारे ऐसे हैं, लेकिन वाकई रिव्यू तो होना चाहिए अगर डोमेस्टिक लॉज उन पे अप्लाई होते नहीं। सर मैं खुद यही कह रहा हूँ कि ऑडिट करें, कॉन्ट्रैक्ट के साथ आप डील करके तो आप मुश्किल में फंस जाएंगे। ऑडिट करें, उसकी फॉरेंसिक ऑडिट करें, फाइनेंशियल अगर बहुत घपले निकले तो फाइनेंशियल ऑडिट्स करें, तो फिर तो चेंज करना होगा ना जी, चेंज करना होगा, किसी बुनियाद बन सके। किसी इंटरनेशनल रेप्यूटेबल ऑर्गेनाइजेशन से, वर्ल्ड बैंक से, ADB से आप उनकी ऑडिट करवा लें, और उसमें कुछ चीज़ें अगर निकल आती हैं तो फिर तो आपके पास उनके पास जस्टिफिकेशन नहीं होगी, ठीक है। लेकिन इस करंट सिचुएशन में कि जी आप उनका वो बहुत ज़्यादा हो गया क्योंकि कैपेसिटी पेमेंट्स बहुत ज़्यादा है, इसलिए उनके कॉन्ट्रैक्ट नहीं खत्म हो सकते, उसके बहुत ऑडिट इज द राइट वे फॉरवर्ड, और ऑडिट को बुनियाद मैं एक आपको पॉइंट आउट करना चाहूँगा। अभी रिसेंटली जो मेंबर टैरिफ है अपना नेपरा के, उन्होंने 2-3 आइटम पॉइंट आउट किए, और पहले नेपरा ने उसमें कोशिश कर चुकी है कि उसका ऑडिट करवाई जाए, उनके स्टे हो गए थे। 2-1 आइटम है, मिसाल के तौर पे जो उन्होंने मिसालें दी, मतलब पॉइंट आउट किए, मैं उनको कोट कर रहा हूँ कि 90 डेज़ का फ्यूल की कास्ट जो है वो उस कॉन्ट्रैक्ट में यानी टैरिफ में शामिल है। अगर वो 90 डेज़ का फ्यूल तो कभी नहीं होता, मतलब कम अज़ कम मेरी पर्सनल नॉलेज है कि 90 डेज़ का कभी नहीं होता, ठीक है, नंबर 1। नंबर 2, जो वर्किंग कैपिटल होता है वो भी चाहिए होता है, वेरिंग फ्रॉम 25 to 30 डेज, वो भी कभी उसकी शायद ज़रूरत नहीं होगी। जब आप क्लोज्ड हैं तो फिर शायद उसकी भी ज़रूरत नहीं है। इस तरह इंश्योरेंस का, इस तरह के कुछ 4-5 आइटम्स हैं जिनको एग्जामिन किया जा सकता है, और अगर वीकनेस निकलेगी, मेरा ख्याल है कि कुछ चीज़ें तो बड़े प्यार मोहब्बत से जो वीकनेस जो ऑडिट हुआ है नहीं हुआ, ठीक है। अगर होता तो शायद आज तक काफ़ी चीज़ें बेहतर होती। इज दिस अ वे फॉरवर्ड? अच्छा, हाँ बिल्कुल, दिस इज द वे फॉरवर्ड। और कतन यहाँ प्रोग्राम में थोड़ी सी बात ऐसी होगी कि बिजनेस कमेटी को रिलैक्सेशन चाह रही है, वो चाह रही है कि जी हमें कम कीमत मिल जाए और आम को महंगा मिल जाए। ऐसा कतन नहीं है। आप सस्ती चाह रहे हैं? नहीं, हम सस्ती नहीं चाह रहे। सस्ती चाह रहे हैं क्या? ज़ाहिर कंसेशन से चाह रहे हैं ना, और क्या चाह रहे हैं? हम जो बात हो रही थी तलत साहब, वो ये हो रही थी कि कैपेसिटी चार्जेस और IPP के जो एग्रीमेंट्स हैं, इनके दरमियान में जो फ्लॉज हैं, जो अभी इन्होंने खलीक साहब ने बात की, हम भी उसी की बात कर रहे थे कि आया 2.1 ट्रिलियन या वट एवर द अमाउंट इज अप्रॉक्सीमेटली, उसमें से अगर 1 ट्रिलियन एक्स्ट्रा है, ये हम 17% के बजाय 40% उनको दे रहे हैं, या ओवर बिलिंग हो रही है, ओवर इनवॉइसिंग हो रही है, या उनके साथ जो डॉलर्स की पेमेंट हो रही है, कुछ और चीज़ें अब इन्होंने 4 पॉइंट हाईलाइट किए। मेरे पास एक ऐसा पॉइंट था कि जिसमें पता चला कि 580 अरब की एक्स्ट्रा पेमेंट होगी उनको, ठीक है। अच्छा, अब ये सब वो बातें हैं जो हम तक मीडिया के थ्रू या डिफरेंट प्रोग्राम्स के थ्रू हम तक पहुंच रही होती हैं, तो क्यों नहीं इसका ऑडिट होता, क्यों स्टे लिया जाता है, ठीक? क्यों ऐसी बात हो रही होती है कि अगर ये सब कुछ हो जाए तो एंड यूजर कौन बेनिफिट करेगा? पाकिस्तान की बिजनेस कम्युनिटी, पाकिस्तान की अवाम, पाकिस्तान की पूरी मईशत। इस सारे सब फायदा जो होगा, जितनी ट्रांसपेरेंसी आएगी और जितना आप लॉज को इन्फोर्स करेंगे अंदरूनी तौर पर ऑडिट करवाने के बाद, उतना ही फ़ायदा होगा। लेकिन इसका बराह रास्त ताल्लुक, जो खुरम ने भी एक पॉइंट रेज किया था, मैं उस तरफ जाना चाहता हूँ डॉक्टर हाफिज़ उस्मान राना को वेलकम करते हुए। वो ये है कि ये तब होगा जब हमें पता होगा कि पाकिस्तान के अंदर फ़ैसला साजी कैसे होती है। एक, पाकिस्तान के अंदर फ़ैसला साजी कौन करता है। 2, और पाकिस्तान के अंदर कल फ़ैसला साजी कौन कर रहा होगा। सो बैक टू यू खुरम ऑन दिस पॉइंट, पोलिटिकल स्टेबिलिटी। तो अब तो सारा कुछ ठीक है, SIFC भी मौजूद है, हुकूमत और इस्टेब्लिशमेंट एक पेज के ऊपर मौजूद है, और इन्वेस्टर भी लाइंड अप है सपोजिडली। तो क्या स्टेबिलिटी आपको चाहिए? आपकी डेफिनेशन क्या है सियासी इस्तेहकाम की? तलत सब ऑब्वियसली सही नहीं है। आप देखें, जैसे आई थिंक आज ही मूडीज़ इन्वेस्टर सर्विसेज की एक रिपोर्ट निकली है जो ओवरऑल कह रहे हैं कि IMF के साथ मुआहदा हो गया है, और उसकी वजह से मज़ीद और फाइनेंसिंग सोर्सेज अब पाकिस्तान के लिए खुल जाएंगी और क्रेडिट रेटिंग शायद ऊपर जा सके। फ़िलहाल ठीक है, सो फार सो गुड। लेकिन वो आगे जाके ये भी कहते हैं कि पाकिस्तान में अभी तक पॉलिटिकल रिस्क जो है वो मौजूद है, और क्या ये लोग वाकई में, क्योंकि वो बात कर रहे हैं बाहर से बैठे हुए, तो इसलिए वो कहेंगे कि ये लोग पाकिस्तान में क्या जिस रास्ते पे अभी इन्होंने कमिटमेंट दी IMF को, उस रास्ते पे कायम रह सकेंगे या नहीं रह सकेंगे, इसके ऊपर अभी तक एक क्वेश्चन मार्क है। यही बात रहती है पाकिस्तान में कि जो भी कमिटमेंट्स स्टेट करती है, वो थोड़ा सा आगे चलने के बाद एकदम से कोई ना कोई बहाने ढूंढना शुरू कर देते हैं उन कमिटमेंट से निकलने के लिए, चाहे वो IMF के साथ हो, चाहे वो IPPs के साथ हो, या किसी और कैटेगरी ऑफ इन्वेस्टर, जिसको अगर एक गवर्नमेंट ने कमिटमेंट्स दी हो तो अगली वाली आके रास्ते ढूंढना शुरू कर देती है कि इनको हम लोग निकाल दें। इसलिए आई थिंक IPPs का अगर ऑडिट करना है, अगर उनके ऊपर ब्लेम डालना है, बेशक कर लें,
बेशक आई थिंक ऑडिट में कोई लीगल इशू नहीं होनी चाहिए, लेकिन ये आप समझ लें कि उनका जो पॉइंट ऑफ व्यू होगा वो कहेंगे ठीक है बाकियों का भी ऑडिट करें, लेट्स फाइंड आउट कि टैक्स की चोरी कौन कौन कर रहा है। वहाँ भी नंबर 1 आपको बहुत बड़े बड़े अमाउंट्स नज़र आने शुरू होंगे, 1-2 ट्रिलियन अरब से 1-2 ट्रिलियन रुपये से ज़्यादा बड़े अमाउंट्स, नंबर 1। नंबर 2, अभी बताया गया हमें कि कोई 500 अरब रुपए तक की ओवर बिलिंग शायद हो रही हो, इफ़ आई हर्ड करेक्टली। लेकिन ये आप समझ लें कि पर यूनिट इसका जो इम्पैक्ट आएगा, फ़र्ज़ करें कि ये हो भी जाए, वो 5 रुपये पर यूनिट शायद आपका रिड्यूस हो सके अगर आप ये 500 अरब रुपए वापस ले लें, विथड्रॉ कर लें उनमें से। लेकिन अभी जुलाई के महीने में 7 रुपये पर यूनिट तो हमारी कॉस्ट वैसे बढ़ रही है, ठीक है, एटलीस्ट मेरी कॉस्ट और आपकी जो कॉस्ट है। आई थिंक जो हमसे लोअर स्लैब्स में उनका फिर 6 और 5 रुपये तक होगा जो इजाफा होने वाला है, तो वो आपके अगस्त के बिल्स में हमें नज़र आएगा। तो दिस इज़ ठीक है, हम भी शॉर्ट टर्म के लिए एक स्ट्रैटेजी है कि आप फॉरेंसिक ऑडिट कर लें, आप एग्जामिन करें जो माजी में कमिटमेंट्स दी गई थी क्या वो दुरुस्त थी या नहीं, लेकिन दिस विल नॉट गेट यू आउट ऑफ दिस सिचुएशन जो हमें गहराई और से और महंगाई के दलदल में डुबाती चली जा रही है। ठीक है, ओके आसिफ साहब, अगर मैं ज़रा मौजू को थोड़ा सा तब्दील करते हुए, सियासी स्टेबिलिटी पर बड़ी बात होती है। जो मौजूदा माहौल है जिसके अंदर अदालतों से फैसले आ रहे हैं, जिसके अंदर सियासी जमात को बैन करने की बातें हो रही हैं, अभी हम जिस शहर में बैठे आपके साथ बात कर रहे हैं उस शहर के एंट्री पॉइंट जो हैं वो एक प्रोटेस्ट की जद में हैं और मूवमेंट नहीं हो पा रही इस्लामाबाद और पिंडी के दरमियान। ये ओवरऑल ये कितना बड़ा फैक्टर है पाकिस्तान की मईशत को धक्का देने में? देखिए ये तो हमारा इंस्टीट्यूशनल वीकनेस है, वरना आप दुनिया में देखें जापान में 5 साल में 6 प्राइम मिनिस्टर आ गए, हमने तो नहीं सुना जापान को ख़तरा है। ब्रिटिश में आप देखें 4 साल में 5 साल में 3 प्राइम मिनिस्टर आ गए, 3 कैबिनेट बनी, ख़त्म हो गई विद इन दी पार्टी। तो आई थिंक सो कि ये हमारे यहाँ आप देखें कि जब 22,000 के हमने 70,000 मेगावाट ख़रीद लिए, ये हमारा तकरीबन देयर इज़ समथिंग रॉन्ग विद दी हमारी टोटल कैपेसिटी एंड हर चीज़ में। देखिए कैसे हो सकता है कि 22,000 आपके पास सिस्टम हो और ख़रीद आप 70,000 लें, फिर हम कहें कि जी इनको हाथ नहीं लगा सकते, ये होलिकाओं हैं। 13,000 मेगावाट तो सिर्फ हुकूमत का अपना है कि जो सुबह से वो टेक और पे ख़त्म कर सकते हैं। तो आप ये फरमा रहे हैं, आप ये फरमा रहे हैं कि इस बात से कतई नज़र के सियासी मामलात क्या हैं, ये फंडामेंटल डिसीजंस अगर आप ले लें तो सियासी अदम इस्तेहकाम जो है वो मैटर नहीं करता, बिजनेस आपका चलता रहेगा। जी देखिए बात सुनिए, ये पाकिस्तान में पहली दफ़ा नहीं हो रहा। सन 1986 से आप कराची के हालात देखें, कराची में कितनी ऊपर नीचे हुआ है। एंड वी अप्रिशिएट द एफर्ट्स ऑफ लॉ इन्फोर्समेंट एंड एवरीबडी जिन्होंने आज मतलब कराची को बहुत बेहतर बनाया, मगर पाकिस्तान तो मोर और लेस हमेशा 19-20 यही रहा है। ठीक, हमारे यहाँ भी मतलब आप इफ़ यू रिमेंबर कि सुप्रीम कोर्ट के साथ क्या हुआ था, तो उस वक्त भी पाकिस्तान चला है ना उसके बाद। ठीक ठीक। सो ये सियासी मामलात बराह रास्त मुतासर नहीं करते। ज़रा मैं डॉक्टर हाफिज़ उस्मान साहब से पूछता हूँ। हाफिज़ साहब ये फरमाइएगा कि आप जहाँ पर बैठे हैं, अभी जिक्र हुआ यूके का कि वहाँ पर तो प्राइम मिनिस्टर तब्दील होते हैं, हमसे ज़्यादा तब्दील होते हैं, तो वहाँ पर तो थरथली नहीं पड़ती कि मईशत ऊपर नीचे हो जाती है। आप जब बाहर से बैठ के पाकिस्तान को देखते हैं तो मुआशी मंजरनामा क्या लगता है आपको, प्रॉब्लम कहाँ पर है? थैंक यू तलत भाई। सबसे पहले तो हमें फंडामेंटल्स के ऊपर काम करने की ज़रूरत है, और फंडामेंटल्स में आपका इकोनॉमिक फ्रीडम, रूल ऑफ लॉ, और जिसमें ट्रांसपेरेंसी हो जैसे अभी आपने जिक्र किया, और स्टेबिलिटी हो, और कंसिस्टेंट पॉलिसीज हो अक्रॉस ऑल प्रोविंसेस। अगर यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर्स चेंज होते हैं लेकिन सिस्टम ऐसा है कि उसके अंदर ट्रांसपेरेंसी है, अकाउंटेबिलिटी है, और कंसिस्टेंट पॉलिसीज को कंटिन्यू किया जाता है, इसमें ये नहीं होता कि गवर्नमेंट चेंज होगी तो उनकी कोई बहुत ज़्यादा डायनामिक्स या लोकल गवर्नमेंट पे असरात पड़ेंगे। लेकिन यहाँ पे ये है कि एक तो शेडो इकोनॉमी की भी हम बात कर सकते हैं कि जो पाकिस्तान में इनफॉर्मल सेक्टर है, जो अनडॉक्यूमेंटेड इकोनॉमी है, वो बहुत ज़्यादा है। अगर हम उसको नेट में लेके आते हैं अपने फॉर्मल इकोनॉमी में तो उसके अंदर बेहतरी लाई जा सकती है। जिस तरह अगर आप डॉक्टर साहब वैसे कदा कलामी होती है इसके ऊपर एक वो लोकल विजडम ये है कि अगर आपने उसको भी नेट में ले आए ना
तो उसका भी आपने बेड़ा गर्क कर देना। उसकी वजह से तो पाकिस्तान के अंदर थोड़ा सा मामला चलता रहता है। अगर आपने उसको भी फॉर्मलाइज कर दिया तो जो फॉर्मल सेक्टर के साथ करते हैं वो बहुत ही बुरा होगा। बट आई टेक योर पॉइंट कि ज़ाहिर है अनडॉक्यूमेंटेड इकॉनमी नहीं होनी चाहिए, लेकिन वैसे मैंने आपको बताया कि यहाँ पे जो गपशप होती है वो ये है जी कि उसका भी बेड़ा गर्क कर देंगे उसको डॉक्यूमेंट करके आप। लेकिन अगर आप शरद भाई अपने बरादराना ममालिक में देखें, जिस तरह बांग्लादेश है, उनका 30% ऑफ जीडीपी है और हमारा पाकिस्तान का 35% ऑफ जीडीपी जो है वो अनडॉक्यूमेंटेड इकोनॉमी है। तो अगर हम उनको नेट में नहीं लाएंगे और अपने सैलरीड क्लास को जो ऑलरेडी टैक्स पेयर है उसके ऊपर और टैक्स देंगे तो आपकी बाहर से इन्वेस्टमेंट कैसे आएगी? जब आपकी क्लियर एंड कोऑर्डिनेटेड स्ट्रेटजीज नहीं होंगी अक्रॉस ऑल प्रोविंसेस और आप G2G जो आपकी गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट एग्रीमेंट्स हैं उनके ऊपर आप ज्यादा फोकस करेंगे और B2B जिस तरह SIFC है उसके अंदर स्पेशल इकोनॉमिक जोन बनाए गए हैं, अगर आप उसके ऊपर ज्यादा तवज्जो नहीं देंगे तो आपकी बिजनेस जो है वो स्टेबल नहीं होगा और प्रिडिक्टेबल नहीं होगा। क्योंकि अगर आपका एज एन इन्वेस्टर अगर आप टारगेट करते हैं डायस्पोरा इन्वेस्टर्स को जो जिनके डेमोग्राफिक्स चेंज हो चुके हैं इस टाइम और उनको देखा जाए तो अगर आपकी कंसिस्टेंट रेगुलेशंस अक्रॉस ऑल प्रोविंसेस ना हो, क्लियर स्ट्रेटजी ना हो, क्लियर लॉज एंड पॉलिसीज ना हो, तो आप कैसे उसको उस गैप को पूरा कर सकते हैं? आप कैसे इन्वेस्टर्स को इन्वेस्ट कर सकते हैं? और जहां तक बात रही एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर्स की, जिस तरह आपने बात की, दो इन्वेस्टर्स आते हैं आपके, एक जो डोमेस्टिक इन्वेस्टर है और एक जो OICCI के साथ इन्वेस्टर है, लाइक आपका S&P ग्लोबल हो गया, आपका एंग्रो हो गया, आपका नेस्ले हो गया। आपने उन इन्वेस्टर्स को भी रिटेन करना है। तो उन इन्वेस्टर्स को रिटेन करने के लिए और डायस्पोरा इन्वेस्टर्स जो बाहर से भी आप अट्रैक्ट करना है अपने इन्वेस्टर, उनको इंसेंटिवाइज मेजर लेने पड़ेंगे। आपको टैक्स ब्रेक्स लाने की जरूरत है जिसमें आप एग्जेम्प्ट करें टैक्स को कि आप अगर आप हमारे मुल्क में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपके फर्स्ट ईयर में आपकी जो टैक्स आपके ऊपर एग्जेम्प्ट होगा, उसके बाद आप लगाना शुरू करें। अदरवाइज तो अगर आपकी पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं है तो आपकी इकोनॉमिक स्टेबिलिटी आना बहुत ही मुश्किल है। क्योंकि आप देखें KPK में अगर आप उनके मफादात को मद्देनजर नहीं रखते तो वो नाराज होते हैं। तो आपकी जो SIFC का जो बनाने का मकसद यही है कि तमाम प्रोविंसेस को एक जगह पे लाया जाए, जिस तरह काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट है, मुश्तरका मफादात काउंसिल जो बनाई गई है, उसके अंदर सारों का टेक लिया जाए और उसके मुताबिक पॉलिसी बनाई जाए और उसको कंटिन्यू रखा जाए। अब कल को प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ नहीं होंगे, नया प्राइम मिनिस्टर फैसला साजी के अंदर स्ट्रीमलाइनिंग की ज़रूरत है और फैसलों को इम्प्लीमेंट करने के लिए लॉन्ग टर्म इंस्टीट्यूशनल बेस चाहिए। सियासत उसके ऊपर असरअंदाज ना हो पाए। क्विकली, बिल्कुल लास्ट राउंड में आपको 30 सेकंड में एक रिकमेंडेशन प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान को देनी हो तो वो क्या होगी? योर वन रिकमेंडेशन। वन रिकमेंडेशन विल बी कि हुकूमत ये भी इतराफ़ कर चुकी है कि कारोबार करना रियासत का काम नहीं है। सो लेट इट बी द बिजनेस कम्युनिटी, वो SOEs की प्राइवेटाइजेशन की तरफ जा रहे हैं, दैट इज़ वेरी बट उसको और एक्सपैंड कर दें। ऑल इनकम्स इरिस्पेक्टिव ऑफ एनी सोर्स शुड बी टैक्सड और इसके साथ साथ एक पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, लॉन्ग टर्म कंसिस्टेंट पॉलिसीज एंड इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन के मॉडल्स को अडॉप्ट करते हुए। वो कहेंगे ये तो ना करने वाली बात हुई है, उन्होंने कहा अगर ये सारा काम हो जाता तो मैं प्रोग्राम क्यों कर रहा होता। सो व्हाट इज योर वन डिमांड क्या? वन डिमांड अगेन वुड बी ease of doing business, less regulators, more communication with the business. ये जो आपने ये जो रेड टेप है ना इसको रेड इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन का जो मैं वर्ड यूज कर रहा हूँ दैट इज समहाउ अ रिप्लेसेबल वर्ड फॉर द ये रेड टेपिज्म, रेगुलेटर्स और ये जो हमारे पास बिजनेस करवाना है तो बिजनेस के लिए सहूलत मुहैया करें। ये और एक रिकमेंडेशन सर मैंने जहाँ से शुरू किया था मैं वहीं पे हूँ कि जब तक यानी ये सारे लोग जो हैं, अवाम भी मुश्किल में है, रियासत भी मुश्किल में है, तो जो इसके डिसीजन मेकर है ना वो 3 कैटेगरीज जो मैंने आपको पहले गिन के बताई थी, वो अगर ये लोगों को रियलाइज़ करा लें कि जी जो बोझ आपके ऊपर है वही बोझ हम भी शेयर कर रहे हैं, जो तकलीफ़ आपकी है वो तकलीफ़ हम भी शेयर करने के लिए तैयार हैं, फिर तो मेरा ख्याल है सारे मिल के बोझ संभाल लेंगे। अदरवाइज ये है कि जी आवाम पिसती रहेगी और आपके आप टैक्स एग्जम्पशन भी देते रहेंगे। सफर टू फीड योर ग्रास एंड कीप इट ग्रीन। मतलब आपको जो है ना टैक्स नेट के अंदर आके आपको अपना साइज भी छोटा करना होगा और कुछ थोड़ा सा ख्याल करना होगा, तो टैक्स में अपना शेयर देना होगा और अपनी सैलरीज को जैसे लोगों की सैलरीज एंड पेंशन्स टू, सब कुछ, एवरीथिंग। खुरम, योर वन रिकमेंडेशन क्या होगी? तलत, मेरी जो वन रिकमेंडेशन है वो तो ऑलरेडी वायलेट हो चुकी है, तो आई डोंट नो अब कितना फ़ायदा होगा। अलबत्ता मैं तो कहूँगा वज़ीर आज़म साहब को कि जो कुछ भी हो जाए
जो भी वो फैसले करें, एक अब लाइन है जो क्रॉस नहीं होनी चाहिए, और वो है कि अवाम के ऊपर मज़ीद बोझ डालने की अब गुंजाइश ज़ीरो है बिल्कुल। चाहे वो सैलरीड तबका हो, चाहे वो गरीब तबके में से हो, कुछ भी हो, अवाम के ऊपर बोझ की गुंजाइश ज़ीरो है। अब वो बोझ कहाँ जाएगा? चाहे वो ओनर्स ऑफ कंट्रोलर्स ऑफ कैपिटल हैं जो अभी आपके शो पे बैठे हुए बोल रहे हैं, या उनके ऊपर जाए, या न्यू टैक्स पेयर्स को नेट में लाया जाए, कहीं और जाए, लेकिन अवाम के ऊपर मजीद बोझ डालने की गुंजाइश नहीं है। अलास इट्स टू लेट। इस बजट में ऑलरेडी उन्होंने अवाम के ऊपर बोझ डाल दिया, तो अब आई डोंट नो एडवाइस देने का कितना फ़ायदा है। आसिफ साहब, एक रिकमेंडेशन आपकी टुवर्ड्स द एंड। जी देखिए, फॉरेन इन्वेस्टर तो हमारे यहाँ कोई भी नहीं आया सिवाय एक आईपीपी के, जिसमें लुडिकुलस किस्म की रिटर्न्स दी गई। सिवाय कंज्यूमर डिस्ट्रीब्यूशन, जितने आपने सारे नाम लिए वो फूड प्रोडक्ट्स और आबादी से रिलेटेड है, वो कोई हार्डकोर इन्वेस्टमेंट नहीं है। जो लोकल इन्वेस्टमेंट है उसको आईपीपी ने खा लिया, एंड आई थिंक सो सिंगल लार्जेस्ट प्रॉब्लम ऑफ कंट्री इज आईपीपी, एंड स्टिल आई विल रिक्वेस्ट कि अभी मजीद लगाए चले जा रहे हैं, मतलब सिलसिला एंड नहीं हुआ। अभी 43,000 लगे हुए हैं, 17,000 है, एंड स्टिल द प्रोसेस इज गोइंग ऑन डिस्पाइट रियलाइजिंग कि ये हमारा सबसे बड़ा प्रॉब्लम ही है। आईपीपी के मामले को एड्रेस करें, आईपीपी के मामले को एड्रेस करें आप वी कांट पे फॉर अदर पीपल। ठीक है डॉक्टर हाफिज साहब जी, आपकी एक रिकमेंडेशन क्विकली। जी, मैं क्विकली इस बात पे कहूँगा कि हमें कोलैबोरेटिव अप्रोच लाने की ज़रूरत है और हमें एक्सेप्ट करना चाहिए कि जो एस्टेब्लिशमेंट है, फौज भी एक इदारा है, और उसको भी साथ लेके और सारे प्रोविंसेस को लेके चलें, ताकि वी हैव अ कोलैबोरेटिव अप्रोच, क्लियर एंड कोऑर्डिनेटेड स्ट्रेटजी जो है हमारी हो। और नंबर 2, हमें स्किल गैप को जो है वो हमने इम्प्रूव करना है। हमारे जो वी नीड टू डेवलप अ स्किल वर्कफोर्स सो दैट वी हैव अ पूल ऑफ टैलेंट, कि जो बाहर से अगर इन्वेस्टर आता है तो हम अपने जो बच्चे हैं उनको इतना स्किल किया जाए कि वो यहीं के बच्चों को एम्प्लॉय करें, बाहर से ना। अप्रोच, आई थिंक ये कोलैबोरेटिव अप्रोच जो है ये की है अलॉन्ग विद अदर प्रपोजल्स। आपने देख लिया कि क्या कुछ हो सकता है, होने को बाकी है, जो नहीं हो रहा। अब ये फैसला साज कुव्वतों का अपना विजन है कि कैसे अपने बर्डन को वो शिफ्ट नहीं करते आवाम के ऊपर। जो एक बुनियादी बात नज़र आई वो ये कि फ़ैसला साजी की जो वक़्त है वो तभी ज़्यादा होती है कि उसके नताइज अच्छे हों। अगर फ़ैसला साजी ऐसी हो कि उसके नताइज कौम को भुगतने पड़े तो उस फैसला साजी को भी रिव्यू करने की ज़रूरत है। और बिल्कुल फाइनल वर्ड, आप जो ऑलरेडी ओवर टैक्सड हैं उनको मज़ीद टैक्स नहीं कर सकते।